सो गाइस, आज के सेशन में मार्केट में बड़ी गिरावट। अब इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? एग्जैक्टली वही एक रीजन जो आज से 3 हफ्ते पहले हमने डिस्कस भी किया था, एक छोटा सा वीडियो मार्केट की कंडीशन पर। अब आप कहोगे भैया इस हफ्ते तो यार बहुत कुछ है, इस हफ्ते तो काफी सारी पॉजिटिव चीजें आने वाली हैं, उसके बाद भी क्यों मार्केट गिरा? व्लादिमीर पुतिन का इंडिया विजिट, काफी सारी चीजें, आपको काफी सारे आउटकम्स इस मीटिंग पर देखने को मिले। लेकिन ये मीटिंग उस टाइम पर हो रही है जहां पे यूएस से दो डिसीजन आने वाले हैं। पहला, फेडरल रेट कट, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि इंडियन रुपी ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है। क्या एफआईआईज इंडियन मार्केट में फिर से एंट्री करेंगे? ये फेडरल रेट कट उस पॉइंट को इंडिकेट करेगा। गोल्ड के प्राइसेस फिर से बढ़े क्योंकि रेट कट की उम्मीदें आज फिर जागी हैं, जो कि इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। दूसरा, यूएसए इंडिया ट्रेड डील, 10 से 12 दिसंबर के बीच यहां पर कुछ न्यूज देखने को मिल सकती है यूएस इंडिया ट्रेड डील से रिलेटेड। ये दो न्यूज इस हफ्ते आने वाली है। अब आपको पता है अमेरिका और रशिया दोनों दुनिया के अलग अलग पोल हैं। एक तरह से ये दोनों देशों की आपस में बनती नहीं है, भले ही आप कह लो कि आपस में ट्रेड पीछे पीछे करते हो, लेकिन दुनिया के सामने इन दोनों की नहीं बनती। और जिस समय में, जिस हफ्ते में इंडिया में डोनाल्ड आपके व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं, उस हफ्ते ही आपकी ये दोनों ही डील यूएसए पर रहने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टेंशंस क्रिएट हो जाती है कि कहीं यूएसए पलट ना जाए कोई नेगोशिएशन को मानने पर। तो ये है मार्केट के अंदर कॉशियसनेस। ये बड़ा रीजन है कि क्यों मार्केट गिरा, डिस्पाइट इसके कि व्लादिमीर पुतिन के साथ में तो कुछ इंपॉर्टेंट डील्स साइन हुई है। अब आते हैं आपके बीएससी जैसी कंपनीज पर। आज के सेशन पर रिकवरी अच्छी थी ओपनिंग सेशन में, फिर दिन के आखिर में धड़ 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 करके गिरावट क्यों देखने को मिली? एक अपडेट आपको देखने को मिलती है ये वाली, इंट्राडे पोजीशन ब्रीचेस विल अट्रैक्ट एक्शन ऑन वीकली एक्सपायरी डेज स्टार्टिंग टुडे। आज से वीकली एक्सपायरी डेज के स्टार्ट यहां पर हो जाते हैं, क्योंकि इंट्राडे पोजीशन को अगर आप ब्रीच करोगे तो ऐसे में खतरा आपके ऊपर आता है। पिछले हफ्ते मार्जिन ट्रेडिंग की बात चल रही थी मार्केट के अंदर। मार्जिन ट्रेडिंग 15%, 20%, 25%, इसको एक मार्जिन के अंडर लाने की बात चल रही थी पिछले हफ्ते मार्केट के अंदर। तो क्या ये कोई नेगेटिव न्यूज है? अगर हम इस खबर को समझे कंपनीज के रिवेन्यू से, आपको पता है कि वीकली एक्सपायरी खत्म होना कंपनीज के रिवेन्यूज के लिए नेगेटिव साइन है, लेकिन ये अपडेट किसी भी तरह के कोई रिवेन्यू पर मार्क नहीं कर रही है डायरेक्टली। ये अपडेट जो आज के दिन की है, ये कंपनीज के रिवेन्यू पर डायरेक्टली कोई मार्क नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस अपडेट से आपको खतरा नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी को कोई खतरा नहीं है, अगर कंपनी को कोई खतरा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन से भी इस तरह के डिसीजंस क्यों लेकर के आता है जिससे मार्केट में भी टेंशन बढ़े और साथ में एक रिटेलर भी परेशान हो जाए? क्योंकि 91% ऑफ रिटेलर मार्केट में नुकसान खाता है, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर 91% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स यहां पर नुकसान खाते हैं मार्केट में। इस पॉइंट को, इस परसेंटेज को कम करने के लिए से भी यह हार्श डिसीजंस लेकर के आता है। आप कहोगे भैया मैं तो प्रॉफिट लेकर के आता हूं, मेरे लिए क्यों ये डिसीजन आ रहा है? ये डिसीजन आपके लिए नहीं है, 91% उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो मार्केट में स्पेक्यूलेशन ट्रेडिंग करते हैं। तो इसीलिए सेबी के ये हार्श डिसीजन, जैसे पिछले हफ्ते मार्जिन ट्रेडिंग पर डिसीजन था, इस हफ्ते ये इंट्राडे पोजीशन का ब्रीच लेवल आपके ये अपडेट है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन आज से यानी कि 8 दिसंबर से ही देखने को मिला है। तो इस तरह के डिसीजन रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में जाते हैं ताकि वो नुकसान कम से कम करें। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पर। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक न्यूट्रल है, 59.5 का MA5, 57 का RSI है। अब हमको जानना यह है कि भैया ये कंसोलिडेशन कब खत्म होगा? क्या हम कंपनी के रिवेन्यूज पर अब उम्मीद रखें या फिर होल्डिंग पैटर्न पर, जहां पे आपके एफआईआईज और डीआईआईज बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग करके रखे हुए हैं? एफआईआईज के पास 16.25% है, डीआईआईज के पास 19.91% है,
और आपकी पब्लिक कितना माल लेके बैठी है? 63.76% पब्लिक के पास माल है। ठीक है, तो सितंबर क्वार्टर के अंदर आपके पास ये होल्डिंग पैटर्न है। क्या आपके पास अब दिसंबर क्वार्टर आने वाला है? क्या दिसंबर क्वार्टर में आपकी लार्ज एंटिटी जैसे कि एफआईआईज वापस से एंट्री करेंगी या पर नहीं? आपको एक चीज पता है कि सितंबर क्वार्टर के टाइम फ्रेम पर स्टॉक में बड़ी गिरावट आती है। 2000 रुपए 20 पैसे से उठ करके वापस स्टॉक 2950 के रिस्ट्रिक्शन पर जाता है और वहीं कंसोलिडेट कर रहा है इस रिस्ट्रिक्शन लेवल पर। कोई भी स्टॉक इस तरह का कंसोलिडेशन तब दिखाता है जब उसके क्वार्टर को फिल करना जरूरी है। यानी कि दिसंबर क्वार्टर से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। दिसंबर क्वार्टर ऑलरेडी कंपनी बेंचमार्क्स क्रिएट करती है अपने हर क्वार्टर में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कंपनी का नहीं, ओवरऑल मार्केट का अकाउंट ओपनिंग डाटा यानी कि डीमैट अकाउंट डाटा डिस्कस किया था, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में एक बड़ा इंक्रीज है। लगभग 21% के आसपास का इंक्रीज था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितना परसेंट का इंक्रीज है। मेरे ख्याल से 21% डिस्कस हम लोगों ने किया था। जितना वहां इंक्रीज आता है उतने ही ट्रेड्स आपके बढ़ते हैं। जितने मार्केट में ट्रेड्स बढ़ते हैं उतने ही इन कंपनीज का रेवेन्यू ग्रो करते हैं। तो ऐसे में जहां ये कंपनी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क क्रिएट कर रही है और कंपनी का सितंबर क्वार्टर एक बड़ा फॉल था, 31% का ही मात्र कंपनी ग्रोथ परसेंटेज दे पाई। तो ऐसे में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कंपनी से 1100 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू जनरेट करने पे, यानी कि लगभग 300 करोड़ का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो अगर ये इंक्रीज 300% कंपनी 300 करोड़ का इंक्रीज कंपनी अगर देती है रिवेन्यू पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज 31% से ऊपर आने की? क्योंकि कंपनी इतना बड़ा ग्रोथ अगर दे दे लगभग 300 करोड़ के ऊपर का, इसका मतलब ये है कि 40% का ग्रोथ हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशन 40% के ग्रोथ की है तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? अब एक बार आओ चार्ट पैटर्न पर। सिमिलर कंसोलिडेशन फेज आपको पता है कि आपका 2520 यहां पर, 2520 से 2340 ये लेवल पे। ठीक है, ये आपका पहले भी देखने को मिला अक्टूबर के महीने में। सिमिलर कंसोलिडेशन, ये रिस्ट्रिक्शन लेवल थे आपके। सिमिलर कंसोलिडेशन 2950 से लेकर के 2750 शायद से नहीं 2780 था आपका, हाँ 2780 2840 ये तीन लेवल आपके हैं। सिमिलर कंसोलिडेशन आपके इन तीन लेवल्स के बीच में देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहां पर हुआ था 2470 इधर आपका है। ठीक है, वही कंसोलिडेशन यहां पर भी बना हुआ है। आज के सेशन में ऊपर की टेल जैसे ही लंबी होती है सेल ऑफ को इंडिकेट करती है। कल लाइव सेशन में हमने डिस्कस भी किया था कि ये लेवल आपका कल के सेशन में यानी कि आज के सेशन में इस तरह ही कैंडल फॉर्म होती है, तो वो आपका एक एग्जिट पॉइंट है। कल लाइव सेशन में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, यानी कि कंपनी के अंदर क्या भी दिक्कत है, दिसंबर क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, वहां ग्रोथ आता है, उसका कंपनी वेट कर रही है। और ये गैप फिलिंग आपकी है 2740 से लेकर के 2690 के बीच की। ये गैप फिलिंग भी अभी कंप्लीट हुई नहीं है और 2620 आपका ये क्रूशियल बेस है। यानी कहीं ना कहीं आपको यहां पर समझ में क्या आ रहा है ओवरऑल? अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं, इतने सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, कंक्लूजन यही है कि कहीं ना कहीं स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में टिका रहेगा, ताकि दिसंबर का ग्रोथ बनता है तब आपको नेक्स्ट ब्रेकआउट की तरफ जाता देखने को मिले। तो अभी जो इंतजार है वही है दिसंबर ग्रोथ का। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं। कोई भी कंसोलिडेशन जोन इस तरह से जब आपको चलता देखने को मिले तीन लेवल्स के बीच में और एक छोटी सी गैप फिलिंग आपकी है, तो उस कंडीशन पर उस गैप को फिल करने के लिए स्टॉक अगर नीचे आता है तो वो कोई नेगेटिव या फिर बेयरिश साइन नहीं है, ना ही टेक्निकल्स पर और ना ही कंपनी के फाइनेंशियल पर। गैप फिलिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मार्केट का, स्पेशली तब जब गैप फिलिंग आपकी नेगेटिव मार्केट पर हो रही हो। मार्केट इस समय ऑल टाइम हाइस पर है, मार्केट के पास कोई अभी न्यूज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट उस ऑल टाइम हाइस को ब्रेकआउट कर दे। तो ऐसे में आपके पास मार्केट नेगेटिव जाता है। अगर नेगेटिव मार्केट्स के अंदर आपका स्टॉक गैप फिलिंग कर रहा है तो इससे पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नहीं हो सकता।
इससे पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नहीं हो सकता कि नेगेटिव मार्केट्स के अंदर आपके गैप फिलिंग हो जाते हैं। उस कंडीशन पर जैसे ही आपके मार्केट वापस से पॉजिटिव आते हैं और आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स जब करीब होंगे और आपका ग्रोथ परसेंटेज इंक्रीज हो, तो ये सभी पोजीशंस आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट होती हैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी आपकी एक पूरी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। ऐसा नहीं होता कि भैया 2950 आ गया तो चलो जी यहां सब 4000 हो जाएगा। इतना आसान गेम नहीं होता मार्केट का। एक स्टॉक 2000 रुपए 20 पैसे 2020 रुपए से 2950 तक की जर्नी अगर लेकर के जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये और ऊपर उसी महीने चला जाएगा। और ऊपर जाएगा तब जब ये सभी पॉइंट्स कंपनी का इवैल्यूएट कर जाएंगे एक साथ। क्योंकि सिमिलर चीज आपकी इन 3 कंसोलिडेशन जोन के अंदर भी हुई थी। गैप फिलिंग आपकी 2220 के बीच में भी हुई थी और सिमिलर पोजीशंस आपकी यहां पर भी है और गैप फिलिंग आपकी इन 2 लेवल्स के बीच में भी है। यानी कि अगर हम कंक्लूड करें यहां पर इस पूरे वीडियो को, तो आपको समझ आएगा कि मार्केट में अभी कुछ बुलिश नहीं है, मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में टेंशन है, मार्केट कॉशियस है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं है ब्रेकआउट देने के लिए। और उसी टाइम पर आपका बीएसई लिमिटेड एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन जोन पर कंसोलिडेट कर रहा है जहां पर एक गैप फिलिंग अभी भी पेंडिंग है। सो इस खराब मार्केट में अगर वो गैप फिलिंग कंप्लीट होती है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने सभी डिसीजंस को इवैल्यूएट करते रहने की। अगर हम इस टाइम फ्रेम पर अपने डिसीजंस को सही तरीके से इवैल्यूएट करते हैं तो हम एक बुल मार्केट में सही फैसला ले पाएंगे। क्योंकि बेयर मार्केट्स के अंदर ही इवैल्यूएशन होता है अपने डिसीजंस का और बुल मार्केट में उसके फायदे लिए जाते हैं, रादर देन कि आप इधर उधर जाकर के लोगों से टिप मांगो। ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहे थोड़ा सा वीडियो रिपीट करके देखना रादर देन स्किप करके देखना, तो आपको समझ में आना शुरू होगा और आप अपने डिसीजन लेने के लिए खुद काबिल रहोगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।